नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज में हूं आपके साथ पूजा सिंह। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कवायतें तेज हो गई हैं जनता को लुभाने की और एक दूसरे के साथ अलायंस करने की, और यहां तक कि अब वर्ड वॉर भी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो चवन्नी से रुपया बना दिया लोगों को, लेकिन फिर भी पार्टी छोड़कर चले गए। और उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद का कई बार फायदा भी होता है। और इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डोर टू कहा कि परिवारवाद चलने वाला नहीं है और जनता जो है समाजवादी पार्टी का सफाया करेगी। और इस पर डिटेल डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी, वर्ड वॉर की हम बात कर रहे थे लगातार, और यहां पर आज सीएम योगी ने साफ कह दिया कि जनता समाजवादी पार्टी का सफाया कर देगी। अब एक तरफ अखिलेश यादव परिवारवाद की बात करते हैं कि परिवारवाद के फायदे होते हैं, दूसरी तरफ कहना यह है कि हमने चवन्नी से लोगों को रुपया बना दिया, और ये कहा जा रहा है कि तंज जयंत चौधरी पर था और जयंत चौधरी भी इस पर नाराज नजर आए। और लगातार हम देख रहे हैं कि मायावती भी नाराज नजर आ रही है। उनका कहना है कि न सिर्फ जयंत चौधरी से माफी मांगनी चाहिए बल्कि जाट समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, निश्चित रूप से जो ताजा हमला है ये केवल बयानबाजी न होकर 2024 के चुनाव के शुरुआती राजनीति के संकेत, और ये एकदम साफ है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद, गरीबों की अनदेखी और सपा के पुराने कार्यकाल को निशाने पे लेके यह संदेश देने की कोशिश की कि किस प्रकार से वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार से बेहतर थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये साफ है कि सपा समाजवादी पार्टी को ही भारतीय जनता पार्टी प्रमुख प्रतिद्वंदी मान रही है, और इसी वजह से वो सीधे अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने गुंडा प्रदेश, गरीबों की जमीनों को कब्जा करने वाला प्रदेश, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला प्रदेश, दंगा प्रदेश जहां विकास ठप था, और अखिलेश यादव की दिनचर्या पे जो जिस तरीके से वो चर्चा करते हैं, ये साफ है कि समाजवादी पार्टी को ही भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी 2027 के चुनाव में मान रही है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव को, उनको सीधे उन पर हमला कर रही है और उनको निशाना बना रही है। दूसरी बात कि जो बयानबाजी से आगे जाकर मुझे लगता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो सामाजिक समीकरणों, सामाजिक गठबंधनों की राजनीति ज्यादा हो गई है, और यही वजह है कि असली मुकाबला कि किसके पक्ष में ओबीसी जाएगा, अति पिछड़ा वर्ग जाएगा, किसके पक्ष में दलित जाएगा, और अब एक नई चुनौती बन के उभरी है कि किसके पक्ष में युवा रहे। और योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि इन तीनों बड़े वर्गों को अपने पक्ष में लाए, और यही वजह है कि वो सीधे तरीके से समाजवादी पार्टी के पुराने कालखंड को लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक अराजकता की स्थिति थी, जिस तरीके से एक जो है विकास एकदम से ठप हो गया था, रुक गया था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है वो विकास के सभी मानदंडों में अंतिम पायदान पे देश में होता था। तो ये कोशिश है लोगों को याद दिलाने की कि पिछले 9 साल, 9.5 साल में क्या किया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। और अगर आप किन्हीं और मुद्दों को सामने लाकर अपना मत का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। उनका संदेश है कि नहीं परिवार नहीं प्रदेश, तुष्टीकरण नहीं सुशासन, नारे नहीं नतीजे। तो इस प्रकार से वो हर अपनी सभा में आप देखिए जिस प्रकार से आंकड़े रखते हैं, जिस प्रकार से अपने सरकार का इन आक्रमणों के अलावा जिस प्रकार से वो अपने सरकार का सुरक्षा से संबंधित जो आम जनमानस के जो है जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे संबंधित जो आंकड़े रखते हैं, तो वो साफ दिखाते हैं कि हम नतीजे देने वाली सरकार है, हम सुशासन की सरकार है,
हम जो है तुष्टीकरण की सरकार नहीं है, हम परिवारवाद की सरकार नहीं है। तो ये बहुत साफ करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की है और अब बहुत समय नहीं बचा है 2027 के विधानसभा चुनाव में। और तमाम चुनौतियां, उत्तर प्रदेश की राजनीति अत्यंत जटिल राजनीति है और कौन सा राजनीतिक मुद्दा कब हावी हो जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है सभी राजनीतिक दलों पे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये साफ है कि फिलहाल जो असली प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी का, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और उसके उत्तर प्रदेश में चेहरे अखिलेश यादव हैं। इसलिए उनको और उनकी जो छवि रही है, उनकी जो कार्यशैली रही है, उनकी जो दिनचर्या रही है, उसको आक्रमण करके उसको नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। जी, अब ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम अगर बात यहाँ पर अलायंस की करते हैं तो समाजवादी पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ हुआ, लेकिन फिर इलेक्शन से ठीक पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो टूट जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले कहते हैं कि हम अलग अलग लड़ेंगे। और टीएमसी की बात करेंगे, कभी साथ होते हैं कभी साथ नहीं होते हैं। कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें जयंत चौधरी की, आरएलडी की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें तो वो भी साथ में आए थे लेकिन फिर अलग हो गए। तो समाजवादी पार्टी के साथ किसी और पार्टी का गठबंधन, चाहे बीएसपी की हम बात कर लेते हैं, कोई ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया है। तो लेकिन ये कॉन्फिडेंस की चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? नहीं, देखिए, ये जो बयान है अपने आप में ये अपरिपक्वता वाला बयान। और कई बार हमने देखा है कि अखिलेश यादव, जहां एक तरफ मैं बार बार कहता हूं, सभी मंचों से कहता हूं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल राजनेता है, बहुत ही एकोमोडेटिव राजनेता है। क्योंकि उन्होंने, आप देखिए कि उन्होंने मायावती के साथ अलायंस किया 2019 के लोकसभा चुनाव में जी। उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ अलायंस करने के लिए वो तैयार हो गए। उनका ही अलायंस था ओपी राजभर के साथ, उनका ही अलायंस था अपना पटेल के एक धड़े के साथ। तो वो किसी भी, अगर आप देखें राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, अगर भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने वाले सभी दलों के साथ वो समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कई बार उनके ऐसे बयान आते हैं जो उनके व्यक्तित्व को जो है क्षति पहुंचाते हैं और उनमें जो एक एरोगेंस है, जो एक आप कहें कि सेकेंड जनरेशन लीडरशिप के अंदर जो एक एरोगेंस होती है, जो परिवारवाद जिसका नाम दिया जाता है, कहीं न कहीं वो एक एरोगेंस है और वही इस तरीके के बयान जो है उनसे दिलवाती है। और ये बयान आप ये कतई तय नहीं कर सकते कि राष्ट्रीय लोकदल का जो है उसके साथ आने वाले समय में क्या आपके साथ समझौता हो सकता है या नहीं हो सकता है, या आप एकदम से राष्ट्रीय लोकदल के पीछे जो एक व्यापक समर्थन है उसको आप एकदम से खारिज नहीं कर सकते। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी 2017 में भी आरएलडी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई बयान जो है वो किसी भी अपने गठबंधन के सहयोगियों के खिलाफ नहीं दिया। तमाम बयान आपने सुना होगा कि ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम बयान किए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी राजनेता ने इस तरीके के, आप कहें कि हल्के बयान उनके बारे में नहीं दिया। और यही वजह रही कि आने वाले दिनों में वो आज ओपी राजभर जो है एक आप कहें कि गठबंधन का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऐसे में इस तरीके के बयान आपका जो दम है, आपका जो ईगो है, वो कहीं न कहीं दर्शाता है। और वो सिर्फ जो है जिस राजनीतिक दल के ऊपर आप आक्रमण कर रहे हैं उनको ही नहीं, बल्कि उनके पीछे जो एक व्यापक जन समर्थन है उनको भी आहत करता है। मुझे लगता है किसी परिपक्व राजनेता को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। जी, अब हम आ जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के वक्तव्यों पर। एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया यानी कि जहां पर हर व्यक्ति अपनी चॉइस, अपनी बातें, अपने विचार सब कुछ रख सकता है।
यानी कि आपको फ्रीडम देता है कि आप अपनी बात जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, थॉट शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि अगर आप कोई भी भ्रामक वीडियो अगर स्कूलों और कॉलेजों के लिए जारी करते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाएगी, बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसे आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इस एक्शन के पीछे की वजह जानना चाहूंगी, इस एक्शन के बारे में जानना चाहूंगी, क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ को आकर ये कहना पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो युवा मतदाताओं की नाराजगी, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। और ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समझने की आवश्यकता है। और उसका ये जो नाराजगी है, जो वास्तविक नाराजगी है, जो जायज नाराजगी है, उसका फायदा निश्चित रूप से जो आपके विरोधी पक्ष हैं वो उसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप नाराजगी दूर करने के बजाय इस तरीके के आप जो है हथियार अब अपने जो है नीतिगत फैसले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। जो भर्ती परीक्षाओं में देरी, जो पेपर लीक के आरोप, बार बार परीक्षाओं को स्थगित करना, कैंसिल करना, पूरी भर्ती जो प्रक्रिया रही उसको लेके युवाओं में आज असंतोष है। जो छोटे बच्चे हैं, जहाँ जो स्कूलों की बात है, तमाम तरीके के, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बेहतर काम किया है जहां तक प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बातें हैं, लेकिन जो एक ये व्यापक असंतोष है ये सिर्फ एक, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूजा जी सबसे बड़ी युवा आबादी का प्रदेश है और ज्यादातर उत्तर प्रदेश के युवा वो प्राइवेट सेक्टर में जाकर वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स को प्रेफरेंस देते, उसको महत्व देते, क्योंकि उसकी एक सोशल रिकॉग्निशन है। तो ऐसे में जो आप एक पारदर्शी भरोसेमंद परीक्षा का एहसास दिलाना हो कि नहीं ये हम करा पाने में समक्ष हैं, बल्कि किसी भी जो विपक्षी दल, निश्चित रूप से इनको रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तमाम ऐसे जो है तत्व हैं समाज में जो आक्रोश पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ एक ये राजनीतिक हथकंडे नहीं है बल्कि समाज को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं 2027 के चुनाव में मुझे लगता है कि सामाजिक गठबंधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा जो रोजगार, निष्पक्ष, पारदर्शी, भरोसेमंद परीक्षा प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाली है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ये एक बड़ा जो वर्ग है, जो किसी जाति से, किसी मजहब से, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, और इनके परिवार, देखिए ये अपने आप में कई स्तर पे जो है कार्य करता है, क्योंकि एक युवा है, उससे जुड़े उसके भाई बहन, माता पिता सभी हैं, पूरा परिवार है। अगर एक पेपर लीक होता है या 4 साल परीक्षाएं नहीं होती हैं, तो सिर्फ वो युवा नहीं प्रभावित होता है, तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो ये बात मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। आपने निश्चित रूप से जितना विगत 2017 के पहले 2-3 दशक में जितने रोजगार दिए गए उसके कई गुना ज्यादा आपने रोजगार दिए, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह, एक विश्वास परीक्षा प्रणाली पे लगा। और ये जो प्रश्न चिन्ह है, और ये भी है कि आपने तमाम परिवारवाद, जाति विशेष को ध्यान में रख के रोजगार नहीं दिया, आपने निष्पक्ष रोजगार दिए। लेकिन जिस प्रकार से बार बार परीक्षाएं लीक होती रही, और मैंने आपके ही शो में पूजा जी मैंने कहा था कि आपने जो एजेंसियों को परीक्षा को आउटसोर्स कर दिया, और वो सारी खामियां जो ये प्राइवेट एजेंसी को हायर करने में इतनी महत्वपूर्ण, जहां आपकी पूरी राजनीतिक पूंजी दांव पे लगी हुई है, करने की वजह से ये स्थिति हो गई कि सबसे ज्यादा रोजगार देने के बाद भी
आज ये सरकार प्रश्न के घेरे में है, युवाओं के दिमाग में, युवाओं के परिवार के दिमाग में। मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से करे, निश्चित रूप से जो असामाजिक तत्व हैं, अगर वो इस प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं, गलत समाचार प्रकाशित करते हैं या वीडियो प्रकाशित करते हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए सरकार को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। लेकिन जो वाकई असंतोष है उसको भी जो है खारिज करने के लिए, उसको भी जो है उसके पक्ष में भी सोचने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जी जी आप कह रहे हैं कि बैलेंस करने की एक तरीके से जरूरत है। युवाओं को एक तरीके से मैसेज भी दिया जा रहा है कि भाई भ्रामक चीजों को ना पोस्ट करें और ना भ्रामक चीजों की बातों में आए या भ्रामक पोस्ट पर ध्यान दें, ये बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही साथ युवाओं को भी अब बीजेपी जो है अपने साथ लेकर जोड़ने के कोशिश में है, कवायद में है, क्योंकि अब जो आने वाले चुनाव है अगले साल 2027 में, जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में कहा जा रहा है कि जेन जी को कनेक्ट करने के लिए एक अलग जो है बीजेपी स्ट्रैटेजी बना रही है। वो क्या स्ट्रैटेजी है उत्तर प्रदेश में, वो कैसे काम करेगी, सीएम योगी ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं उस पर काम करने के लिए, किस तरीके से बीजेपी उस पर काम कर रही है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहां चुनाव होने, और दोनों राज्यों में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित रूप से कई कदम उठाए गए। योगी आदित्यनाथ ने जो है अपने तमाम जो युवा आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारीगण हैं उनको जो है क्लासेस लेने के लिए, यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, कॉलेजेस में जाने के लिए कहा है, जिससे युवाओं को इंगेज किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा आवश्यकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अपने युवा संगठन है, जो उनके अपने तमाम संघ के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित जो संगठन है, उनको भी जोड़ने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वो युवाओं से कनेक्ट स्थापित करें। विभिन्न समुदाय से आने वाले युवाओं को, विभिन्न जो है संप्रदाय, जाति, धर्म से आने वाली युवाओं को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश करें। इसके अलावा देखिए, जो एक सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक रास्ता, जो एक हर सामाजिक समस्या का समाधान अगर आप नौकरशाही के जरिए खोजने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। और ये सिर्फ राज्य में नहीं, केंद्र में भी ये दिखाई देती है। और यही वजह है कि आज एक बड़ा मुद्दा लेके, और मैं ये मानता हूं कि जो आज युवाओं को, मुद्दों को जो लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ये मुद्दा जो है वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, इससे बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि राज्य की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और उससे ज्यादा केंद्रीय सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से नितिन नवीन की टीम बनी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल 4 से 5 घंटे एक नई टीम के साथ, एक युवा टीम के साथ चर्चा की कि किस प्रकार से जो युवाओं में रोष है, जो असंतोष है, उसको कम किया जाए। और एक बड़ी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ी है, उसको किस प्रकार से उससे निपटने की कोशिश की। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती इस समय खड़ी हो गई है। और मुझे लगता है कि नौकरशाही से अलग हटकर राज्य सरकार को भी, योगी आदित्यनाथ को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन जो है वो आगे आए। और ये एक व्यापक जो एक कहें असंतोष पैदा हो रहा है, जिसका विरोधी दल अपने पक्ष में जो उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे निपटने में जो है आगे बढ़ के कदम उठाएंगे। जी, अब चुनाव क्योंकि आने वाले हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो इलेक्शन के टाइम में ज्यादा मुखर होकर आते हैं। अब यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसको लेकर भी जो है आक्रोश है, सवर्णों में आक्रोश है, जिन कैटेगरीज को, जिन समुदायों को ओबीसी कैटेगरी के अंदर नहीं मिला है आरक्षण, वो उसको लेकर नाराज है। तो ये आरक्षण वाला जो मैटर है,
अब इलेक्शन है तो ये एक बार फिर से जो है सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, देखिए, आपको पूजा जी याद होगा 2019 के पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद निरंतर सरकार और दल में एक, आप कहें कि एक विभिन्न जो जातियां हैं, विभिन्न जो समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की, खासकर पिछड़ा और दलित समुदाय को। उससे जो एक उसका जो आप रिएक्शन कहें, प्रतिक्रिया जो हुई, उसको कम करने के लिए 2019 के चुनाव के जस्ट पहले आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की बात करी और उसको लागू किया। तो ये मुद्दा एक बार सेटल करने की, एक जो द्वंद्व है समाज में, भारतीय समाज में, सब अगड़ा और पिछड़ा का, उसको सेटल करने की कोशिश की और जिसमें वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको कर पाने में सफल है। लेकिन तमाम जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया उन्होंने बनाया वो भी अगड़ों में भी एक विशेष जाति के पक्ष में बनाया गया और इस वजह से जो अगड़ों की अन्य जातियां थीं उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा और यही प्रमुख कारण है इस पूरे आंदोलन, जो मुझे लगता है उसके बाद जो इस जो असंतोष था ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को लेकर, इस असंतोष को और आग दी यूजीसी के रेगुलेशन में और धर्मेंद्र प्रधान वहां बैठे रहे और इस तरीके का रेगुलेशन जो आया, जो एक आप कहें कि भय पैदा करने वाला रेगुलेशन था अगड़ों के पक्ष। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये अपने आप में जो एक ताना बाना जो बुना था सामाजिक समीकरणों का भारतीय जनता पार्टी ने, उसके समक्ष एक बड़ी चुनौती बन के अपनी गलती की वजह से, देखिए, ये पूरा मोबिलाइजेशन जो है वो विपक्ष कर पाने में सक्षम नहीं होता अगर ये यूजीसी रेगुलेशन नहीं आता। तो एक असंतोष था ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को लेकर। मुझे लगता है कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है उसको ऐसा बनाया जाए जिससे जो भी अगड़ी जातियां हैं, जैसे उसमें लैंड का जो क्राइटेरिया बनाया गया, वो तमाम ऐसी जातियां हैं जो अगड़ी जातियां हैं उनके खिलाफ है। तो तमाम ऐसे क्राइटेरिया हैं जो बनाए गए और उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, उसको फिर से रीवर्क करने की आवश्यकता। और जिस प्रकार से जो यूजीसी रेगुलेशन, वो मुझे नहीं लगता है कि उसका तर्क क्या था उसको लाने का। तमाम ऐसे कैंपसेस हैं जहां आज अगर आप सामाजिक रूप से देखें तो बहुत ही छुप के, परोक्ष रूप से, मैं कतई खारिज नहीं करता हूं कि जात के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से नहीं होता है, वो बहुत ही छुप के होता है। लेकिन ये रेगुलेशन जो है एक भय पैदा करने वाला है, खासकर जो अगड़ी समुदाय के बच्चे हैं और जो आप कहें कि आरक्षण की वजह से जो सरकारी संस्थान है या जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी संस्थान मतलब जो आप कहें कि जो शिक्षा के संस्थान है, उसमें पढ़ पाने में, उसमें प्रवेश लेने में बहुत ही कड़ी चुनौती है जो है इन जातियों के बच्चों को। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी उपक्रम में नौकरियां हैं, जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां, उसमें भी अपने आप में बड़ी चुनौती। तो ऐसे में आप कहें कि एक आप जो समाज है, भारतीय समाज, वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां एक तरफ जो अगड़ी जातियों के जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य के लिए जूझ रहे हैं, वहीं जो पिछड़े जातियों के बच्चे हैं जहां उनको ठीक है, उनको जो ऐतिहासिक रूप से उनके खिलाफ अन्याय हुआ, उनके खिलाफ जो उसके पक्ष में जो आरक्षण के नीति के पक्ष में, नीति के बारे में विचार नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, लेकिन इस नई चुनौती को आज के राजनीतिक जो दल हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल हो, उनको इसके बारे में व्यापक रूप से एक दृष्टि रखनी होगी।
क्योंकि वो जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है उसको मुझे लगता है रिवाइज करना चाहिए, और इन तमाम जो बच्चे हैं जो अगड़ी जातियों के, उनको भी एक मौका मिले, खासकर अगर वो सक्षम नहीं है तो, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो, जी तो उनको मिले, तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान हो सकता है। जी। अब देखना होगा कि क्या इस पर डिसीजन होता है, क्या इस पर जनता की राय होती है। चुनाव है, चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब जनता अपना डिसीजन सुनाती है। आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव होंगे, देखना होगा इस मुद्दे का कितना फर्क पड़ता है। आगे और भी डिस्कशन रहेगी इस पर हमारी आपके साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे डिस्कशन के लिए।